वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? 1498 एडी। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन कालीकट के शासकों की पैतृक उपाधि थी, ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल नीति का प्रतिपादन किया था। निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? द अल्मीडा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 एडी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीडा। निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया? जमोरिन, सी ऑप्शन। वास्को डिगामा के संबंध में कौन सा या से कथन सही हैं? वास्को डिगामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन सामूथिरी था। प्रथम यात्रा में वास्को डिगामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। वास्को डिगामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की। सही ऑप्शन है डी, केवल एक। वास्को डिगामा की 1498 में भारत की यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन सामूथिरी था। 20 मई 1498 को वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था। उसने वास्को डिगामा का स्वागत किया। वह लगभग 3 महीने तक भारत रहा और भारतीय वस्तुओं से लदे हुए जहाज़ों के साथ पुर्तगाल वापस लौट गया। वास्को डिगामा पुनः 1502 ईस्वी में भारत आया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। वास्को डिगामा ये पुर्तगाली था। क्रिस्टोफर कोलंबस यह मूलतः इटली का था, लेकिन स्पेन के राजाओं ने इसे भेजा था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन, तस्मान हॉलैंड। फिर से सही मिलान करना है। अल्फांसो डी अल्बुकुर्क यह 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिपत्य। नूनो दा कुन्हा इसका हो जाएगा पहला। पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा बदला जाना। पेट्रो अल्वारेज काब्राल इसका हो जाएगा दूसरा। सितंबर 1500 में भारत आगमन। फ्रांसिस्को द अल्मीडा इसका हो जाएगा तीसरा। ब्लू वाटर पॉलिसी सही आंसर है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क का चौथा। नूनो डा कुन्हा पुर्तगाल यह हो जाएगा पेड्रो अल्वारेज काब्राल दूसरा। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली। जैक्स कार्टियर फ्रांस चौथा। सर फ्रांसिस ड्रेक ये हो जाएगा दूसरा, यूनाइटेड किंगडम। फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? दुआर्ट बरबोटा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, फर्नाओ नूनीज। सी ऑप्शन। पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला ब्रिटिश व्यापारी, लेखक एवं यात्री था। चीन की चाय को चखने का उल्लेख
करने वाला वह प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। भारत में उसने पटना, आगरा एवं सूरत आदि नगरों की यात्रा की। भारत में पुर्तगाली शब्द का वास्तविक संस्थापक कौन था? बी ऑप्शन, अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शब्द का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1515 ईस्वी था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। नवंबर 1510 में बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की दक्षिण विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, यही कथन सही नहीं है। पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, बाकी कथन सत्य हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? कोचीन। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो डी अल्फोंसो, इस समय वह गवर्नर नहीं था, द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? पुर्तगाली। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली की। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी सी, हुगली। पुर्तगाली गवर्नर नूनो दा कुन्हा 1529 से 38 ईस्वी ने मद्रास के निकट सेंथोमे और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसुरा में डचों ने गुस्ता उस किले का निर्माण कराया था। श्री रामपुर डेनिस का प्रमुख केंद्र था। पांडिचेरी, वर्तमान में पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था, तो इसका केवल एक सही है, ये ऑप्शन। पांडिचेरी, वर्तमान में पुडुचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थीं, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहां अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन एक सही है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? ये ऑप्शन, पुर्तगालियों ने। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता रहा? सी ऑप्शन, पुर्तगाली। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नक। कलकत्ता किसने बसाया? जॉब चार्नक। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? बी ऑप्शन, मद्रास। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था।
भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? बी ऑप्शन डच। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। बाकी कथन गलत हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपच शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां या गोदाम स्थापित किए। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। सही आंसर है बी, केवल 2 और 3। डचों ने पहले पश्चिमी तट पर कोचीन को पुर्तगालियों से छीना और बाद में पूर्वी तट पर आंध्र और उड़ीसा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, जो 17वीं शताब्दी की बात है, जब गजपच शासकों का शासन 16वीं शताब्दी में ही समाप्त हो गया था। अतः कथन एक गलत है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया था, अतः कथन 2 सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर के नायक प्रतिनिधि से पट्टे पर जमीन लेकर मद्रास में एक फैक्ट्री की स्थापना की, अतः कथन 3 सही है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिनके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो इसका है हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ए ऑप्शन लीवेंट कंपनी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ए अकबर। ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर। बी ऑप्शन। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? डी ऑप्शन, सूरत। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार अप्रैल 1609 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर पराजित कर पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदोपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? बी ऑप्शन, थॉमस बेस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी पुणे में, गोवा में,
पांडिचेरी में, सूरत में, डी ऑप्शन हो जाएगा सूरत में। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? वह 1611 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया। यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो यह तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता तो था ही, लेकिन यह जेम्स प्रथम के दूत के रूप में न आकर यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा गया था। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थित थे? भरूच, चिकागोल, त्रिचुनापोली। केवल एक भरूच। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? बी, अंग्रेजों ने। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो 1613 में सूरत, डी ऑप्शन। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को अपनी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी बनाया, बाद में यहाँ बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया? इसका आंसर हो जाएगा 1798 ईस्वी। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अवध के नवाब सादत अली खां 1798-1814 ने 1798 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड, बी ऑप्शन। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? डी ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अंग्रेज व फ्रांसीसी। मिलान करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ, ए का 4। तृतीय कर्नाटक युद्ध ये पेरिस की संधि से अंत हुआ, बी का 1। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये अनिर्णायक था तथा प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52, यही गलत है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। अंबूर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई। अंबूर की लड़ाई 1749 में लड़ी गई थी, पहला गलत है। ये इस युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया, यह भी सही है। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा, ये सही है। तो इसका हो जाएगा 1, केवल 1 गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में
भाग लेने की नीति आरंभ की? डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? ए सूरत, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी? ए लुई 14वें के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? सी काल्बर्ट। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? इसमें दो आंसर है, चिंसुरा और हुगली। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 ईस्वी। बी ऑप्शन हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? बी ऑप्शन 1632। निम्न डच कारखाने और उनके स्थापना वर्ष के साथ मिलान करना है। इसको सही मिलान देख लेते हैं। बिमलीपट्टनम 1641, कराईकल 1645, कोचीन 1663, चिंसुरा 1653। फ्रांसीसी दक्कन में सख्त आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। बी ऑप्शन हो जाएगा, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। 4, 2, 1, 3। बी ऑप्शन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पांडिचेरी पर फ्रेंच थे। गोवा पुर्तगीज, ट्रांकेबार डेन या डेनिस, सद्रास में डच। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ए बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार था? बी अफीम। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? सी फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। डी ऑप्शन हो जाएगा सभी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे अंग्रेजों की भारत को देन थी? तो उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का जो मूल्यांकन था ये मुगल काल और शेरशाह ने कराया था। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग ये भी पहले से था ही। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती तो ये पुर्तगालियों ने प्रारंभ किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगत है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? बी ऑप्शन, टीवी मैकाले। एक्स-ला-शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। इसका दोनों सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से सही है? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे।